बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 34 ऑफ गाइड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो नई बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 34 है और पुरानी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 33 है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर आपके पास ये बयान किया हुआ है कि हमारी बॉडी के पास जो है ना एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए वो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है वो डिफेंड करते हैं। तो वो कौन कौन से दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि ये फैगोसाइटोसिस करें बैक्टीरिया वगैरह की, या तो ये कि एंटीबॉडीज़ जो है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, या लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करें या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से जो है वो कम्बैट करें अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम जो पहला मेथड जो है जिसको आप फैगोसाइटोसिस वाला मेथड कहते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं ल्यूकोसाइट्स, WBC एक मोबाइल होते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मोबाइल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास जो है ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स हो सकते हैं और लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपके पास जो है अब ये डिफरेंट जगहों में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ लिम्फोइड टिश्यू में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो है वो उस जगह पे जाना जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है और उन्होंने वहाँ जाके जो है वो फैगोसाइटोसिस करनी है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास WBCs होते हैं। आपके पास ये आते हैं आपके पास, एक ये है पोलीमॉर्फोन्यूक्लियस न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, एक एसिनोफिल्स हैं और एक बेजोफिल्स हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब आपके पास प्लेटलेट्स भी होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले तीन जो सेल्स हैं ये पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेजोफिल्स, ये तीनों जो हैं पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, ठीक है। और इनको आप क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। पोली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अब जिन बाकी हैं दो, ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके पास जो हैं कुछ आपके पास होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट जिनके जो ग्रेन्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स का क्या काम है, इन दोनों ने मिलकर फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन शो की हुई है कि एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है 7000 होते हैं आपके पास वाइट ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अभी आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन शो की हुई है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट्स हैं, थर्ड नंबर पे एसिनोफिल्स हैं, उसके बाद मोनोसाइट्स और फिर बेजोफिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो है वो प्लेटलेट्स की अमाउंट दी हुई है कि 3 लाख तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती जेनेसिस में आपको बुक से नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, मैंने ये सिंपल करके आपके सामने जो है ये जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो है वो शो की हुई है। ये स्टेम सेल्स हैं, ये मेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं। इनसे सबसे पहले आपके पास बनेंगे माइलियोब्लास्ट से आपके पास एक साइड पे मोनोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। स्टेम सेल से आपके पास एक साइड पे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं जिन्होंने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बनाने हैं। बी लिम्फोसाइट ने प्लाज्मा सेल्स बनाने हैं, टी लिम्फोसाइट ने आगे लिम्फोसाइट्स ही बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास माइलियोब्लास्ट के पास प्रोमाइलियोसाइट्स बनते हैं। प्रोमाइलियोसाइट्स आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगे जो आगे प्लेटलेट्स बनाएंगे, और एक साइड पे ये न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेजोफिल्स माइलियोसाइट्स बनाएंगे। न्यूट्रोफिल्स के जो आपके पास माइलियोसाइट्स हैं वो यंग न्यूट्रोफिल्स बनाएंगे जिसको आप मेटामाइलियोसाइट्स कहेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है वो आपके पास क्या बनाने हैं, बैंड न्यूट्रोफिल बनाने हैं, मेटामाइलियोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बनाएंगे, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स बना देंगे। एओसिनोफिल्स का बहुत आसान है कि इन्होंने जो है एओसिनोफिल मेटामाइलियोसाइट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर एओसिनोफिल बनाने, उन्होंने बैंड वाले जो है वो बनाने नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी बेजोफिल माइलियोसाइट्स ने डायरेक्ट जो है वो पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेजोफिल्स बना देने। तो ये आपके पास जेनेसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आपके पास जो है लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल शो किया हुआ है कि आपके पास जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 4 to 8 आवर्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और अनदर 4 to 5 डेज जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो गुजार रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो सकता है। मोनोसाइट्स जो 10 से 20 आवर्स जो है ब्लड में गुजारते हैं, उसके बाद टिश्यू में एंटर होने के बाद इनका साइज़ बड़ा होता है और ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं और ये जो है वो लिव कर सकते हैं मंथ के अंदर अनलेस ये जो है वो फैगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है इन्होंने टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम के अंदर भी लोग प्ले करना है। उसके बाद आपके पास आते हैं लिम्फोसाइट्स ने लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर होना होता है और इन्होंने जो है वो क्या करना होता है, लिम्फ नोड्स और लिम्फो टिश्यूज़ वगैरह के अंदर पड़े होते हैं। उसके बाद इन्होंने टिश्यूज़ से जो है ब्लड में से पास करना, ठीक है। उसके बाद ब्लड से इन्होंने टिश्यूज़ में एंटर होना डायबिटीज़ के ज़रिए, ठीक है। इनका भी जो है वो वीक से मंथ्स तक इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। प्लेटलेट्स का हर 10 दिन के बाद जो हैं वो 30,000 प्लेटलेट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं और नए फॉर्म होते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद अब आपके पास आता है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनका इन्फेक्शन के अगेंस्ट कैसे डिफेंड होता है? अब आपके पास होते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स तो मैच्योर सेल्स हैं, वो जैसे ही कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको किल कर देंगे, लेकिन मैक्रोफेजेस को टाइम लगता है जब वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर होंगे। वो पहले तो मोनोसाइट्स की फॉर्म में थे, इनमेच्योर, उसके बाद उन्होंने मैच्योर हो जाना तो मैक्रोफेज बन जाना है। मैक्रोफेज ने आना है टिश्यूज़ के अंदर, मैक्रोफेज ने जब बनना है तो इन्होंने जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करना है, ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय करना है। अब आपके पास आते हैं वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट मेथड। सबसे पहले उसने टिश्यू स्पेसिस में कैसे एंटर होना है? टिश्यू स्पेसिस में उसने डायबिटीज के जरिए एंटर होना है, स्क्वीज करके गुजरना है, ठीक है, पोर्स में से। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि वो पोर्स में से पास ही नहीं कर सकते। अब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो टिश्यू स्पेसिस में से मूव कैसे करेंगे? वो अमीबॉइड मूवमेंट के जरिए मूव करेंगे, ठीक है। उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इनकी कुछ वेलोसिटी जो है वो 40 माइक्रोमीटर पर मिनट की ज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल जाती है। उसके बाद कुछ होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कहते हैं कि इन्फ्लेम्ड एरिया जो होता है उसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं बाय कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस होती हैं जो रिलीज होती हैं। अभी कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कौन कौन सी दी हुई हैं आपके पास? इसमें आपके पास जो है वो डिजेनरेटिव प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेट टिश्यू, कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट करवाने से हो सकता है, या प्लाज्मा क्लॉटिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो एक्टिवेट होने से हो सकता है, या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से हो सकता है। अब आपके पास जो है वो ये नीचे दिया हुआ है कि कीमोटैक्सिस जो है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रही है, तो कि कीमोटैक्टिक सब्सटेंस कितनी दूर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर तो वो करीब पड़ी हुई सोर्स के तो बहुत जल्दी जो है वो आसानी के साथ कीमोटैक्सिस परफॉर्म हो सकती है, वाइट ब्लड सेल जल्दी मूव कर जाएगा। और मोस्टली जो है वो करीब ही पड़े होते हैं कैपिलरी के, जहाँ जो है वो सोर्स के बिल्कुल करीब ही पड़े होते हैं कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, तो आसानी से कीमोटैक्सिस हो सकती है, ठीक है। ये डायग्राम में भी आपको यही दिखाया हुआ है कि किस तरह से कीमोटैक्सिस हो रही है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है आपके पता होना चाहिए कि फैगोसाइटोसिस होती है कि सेलुलर इंगेशन, मतलब कोई भी चीज़ आई उसके अगेंस्ट जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है डिफेंड करना। अब नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्यों नहीं फैगोसाइटोसिस हो सकती? वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो स्मूथ सरफेस होती है जो फैगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करती है। फैगोसाइटोसिस रफ सरफेस की वजह से होती है। सेकंड नंबर पर आपने याद रखना कि प्रोटीन कोड जो होती है ना इनके इर्द गिर्द जो नॉर्मल सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस को रिपेल करती हैं। जो आपकी जो इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं उनके गिर्द जो है ना वो प्रोटेक्टिव कोड नहीं होता। तीसरे नंबर पे इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसी कोई एंटीबॉडी आती है, एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स जैसी बनता है, वो आके C3 ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो जो है उसके अगेंस्ट जो है वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देता है। अब ये सिलेक्शन के कौन सा आपके पास डिस्ट्रॉय करना है और उसकी फैगोसाइटोसिस, इसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, ये आपने याद रखनी चीज़। उसके बाद आती है फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स बहुत मैच्योर होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस क्या करती हैं? सूडोपोडिया रिलीज़ करते हैं इर्द गिर्द, और उसके अंदर जो उसकी साइटोप्लाज्म जो होता है, कोई भी चीज़ बैक्टीरिया उसके इर्द गिर्द जो है वो सूडोपोडिया रिलीज़ करके उसकी कैविटी को डिस्ट्रॉय करके मेम्ब्रेन में से जो है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको एक वेजिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखें इनका ये काम होता है कि फैगोसाइटिक वेजिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो 3 से 20 बैक्टीरिया को जो है वो इनगल्फ कर सकते हैं, और उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है कि मैक्रोफेज, इसका क्या रोल है? मैक्रोफेज जो है जब एक्टिवेट होते हैं ना तो ये हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनका जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया पे ही सिर्फ रोल नहीं होता, बाकी सारे भी जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे भी रोल होता है, और ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत देर तक, ठीक है। उसके अलावा जो फैगोसाइटोस पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरसेलुलर इंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस वगैरह होते हैं, जो लाइसोसोमल इंजाइम्स रिलीज़ करवाते हैं, ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा लाइपेज भी होते हैं, आपके जो मैक्रोफेज के लाइसोसोम्स होते हैं ना वो लाइपेज पे ही मुश्तमिल होते हैं, जो आपके जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है ना उसको भी डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो हैं वो दोनों किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। इन्होंने बैक्टीरियासिडल एजेंट्स होते हैं कुछ जो रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो, या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो ये रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकते हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोक्सल आइंस वगैरह हैं, ठीक है। माइलियो परऑक्सीडेज वगैरह भी होते हैं जो डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस जो है ये लाइसोसोमल डाइजेशन को जो है ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं मैक्रोफेज की और जो न्यूट्रोफिल्स की होती है। इस वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ होती है। इस वजह से इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्टेंट इसकी जो डाइजेस्टिंग करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है और ये डिजीज़ फैलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि आपके पास जो
एक टिश्यूज़ होते हैं ना, उसके अंदर कुछ मोबाइल मैक्रोफेज होते हैं और कुछ जो है वो अंदर फिक्स मैक्रोफेज होते हैं। मोबाइल मैक्रोफेज का ये काम होता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन आए तो उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंड कर ले। अगर तो फिक्स का ये काम होता है कि अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो कुछ जो होते हैं ना वो ये होते हैं कि ये जो है ब्रेक अवे हो जाते हैं, ठीक है, और ये कीमोटैक्सिस के अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, उनका कम्बिनेशन या मोबाइल मैक्रोफेज या फिक्स मैक्रोफेज उनका कम्बिनेशन, ये जो स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह में पड़ा होता है, इसको रेडिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको आप मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको ज़्यादातर रेडिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं टिश्यू मैक्रोफेज इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, हिस्टियोसाइट्स। आपकी स्किन के ऊपर ना अंदर जो है वो हिस्टियोसाइट्स होते हैं। जब भी आपकी स्किन ये जो है ना वो आपकी स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एजेंट्स, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। अगर तो आपकी स्किन ब्रोक हो जाती है तो फिर ये जो है वो हिस्टियोसाइट्स जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, मैक्रोफेजेस जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि जो है वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना कर सके। उसके बाद आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का ये काम होता है कि हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो कोई पार्टिकुलर मेथड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर नहीं होता, लेकिन अगर आ भी जाए तो ये क्या करते हैं कि जो पार्टिकल जो है वो अगर टिश्यूज़ में डिस्ट्रॉय ना हो तो वो जो है एंटर हो जाता है लिम्फ के अंदर और वो लिम्फ में से फ्लो करता है, ठीक है। और लिम्फ में हमारे पास जो है वो टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं जो लाइन के होते हैं, जो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है दिया हुआ कि अफेरेंट, यहाँ से आ रहे हैं अफेरेंट के ज़रिए, अफेरेंट के जरिए आ रहे वॉल्स में से पास करेगा। उसके बाद लिम्फ इन दी मेडुलरी साइनसेस, यहाँ जो आपके पास मैक्रोफेज होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो हाइलम में से पास करना, हाइलम में पास करने के बाद इंफीरियर लिम्फेटिक्स के जरिए जो है वो बाहर निकल आना होता है। इसका इनके पास लार्ज माइक्रोफेज होते हैं तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और आगे सेपरेट नहीं होने देते। उसके बाद आते हैं एल्व्यूलर माइक्रोफेज। एल्व्यूलर शो करा कि लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर आपके पास जो है वो माइक्रोफेजेस होते हैं जो इंटरेक्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ अगर आगे टिश्यू से पास करके आ जाए तो वो जो है उसको माइक्रोफेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है ना वो एक कैप्सूल बना लेते हैं। ये कैप्सूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, तो उसके अगेंस्ट भी डिफेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपके पास कुफर सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं जो लीवर साइनोसाइड्स में होते हैं। अगर वो मैक्रोफेज जो लंग्स में से उसके आगे से पास करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से पास करते हैं, तो अब आपके पास जो है लिवर साइनोसाइड्स में जो आपके टिश्यूज़ मैक्रोफेज होते हैं इसको कफर सेल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये फिल्टर करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है जो भी पास करेगा ये उसको किल करते जाएंगे मैक्रोफेजेस जो हैं, ठीक है। अब क्लीन करके इन्होंने जो ब्लड है ना उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देना होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरिया को आसानी के साथ किल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं मैक्रोफेज ऑफ स्प्लीन एंड बोन मैरो। बोन मैरो और स्प्लीन के जो आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं उनका क्या रोल है। अब आपके पास ये है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होती है तो दो किस्म के आपके पास ऑर्गन्स होते हैं जो ये रोल प्ले करते हैं। स्प्लीन और बोन मैरो होती है जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं उसके पास जो आपकी सेल्स को जो है वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करते हैं। अब स्प्लीन भी जो है ना बिल्कुल आपके लिम्फ नोड्स की तरह रिजेंबल करती है। इसने क्या करना है कि एक आपके पास ये देखें जो आर्टरी आ रही है, इस आर्टरी ने आपके पास जो कैप्सूल में एंटर हो गई, कैप्सूल में एंटर होने के बाद इसने पल्प में से पास किया, पल्प में से पास करने के बाद इसने स्मॉल कैपिलरी के अंदर जाके टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट होने के बाद जो है वो कहते हैं कि क्या है कि इसने जो है वो किस में एंटर हो जाना होता है, कॉर्ड्स में। कॉर्ड्स में डिवाइड होने के बाद इसने जो है वो आपकी वीनस साइनसेस में चले जाना होता है। वीनस साइनसेस में जाने के बाद जो रेड ब्लड सेल है उसने जो है वो आपकी सर्कुलेशन में एंटर हो जाना होता है, ठीक है। ये आपके पास ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये आपके पास आर्टरी है, आर्टरी में से पास किया, उसके बाद कैप्सूल में से पास किया, कैप्सूल में से पास करने के बाद ये आपके पल्प में आ गया, पल्प में आने के बाद कैपिलरीज में से पास करने के बाद इसने कॉर्ड्स में डिवाइड हो जाना है, कॉर्ड्स में डिवाइड होने के बाद वीनस साइनसेस में से पास करना है आरबीसी ने, और उसके बाद उसने सर्कुलेशन में एंटर हो जाना है। और ये जो आपकी कॉर्ड्स होती हैं और रेड पल्प होता है इसके अंदर जो है ना वो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कोई भी अगर आकर फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में इनका रोल है। अब हम आते हैं इन्फ्लेमेशन की तरफ। अगर कोई जगह पे इंजरी हो जाती है बैक्टीरिया वगैरह की तरह तो वो कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस जो है ना इंजर्ड जगह पे रिलीज़ होती हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि एक ना ड्रामेटिक चेंज ले आती हैं कि एक जगह पे जो आपकी इन्फ्लेम्ड एरिया है ना उसके इर्द गिर्द की जो टिश्यू होते हैं ना अनइंजर्ड उसके इर्द गिर्द जो है ना इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अब ये इसके स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली स्टेज है कि वेजोडाइलेशन हो जाएगी, मतलब कि आपके जो लोकल ब्लड सेल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे। उसके बाद जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी वो इंक्रीज़ करेगी, प्रोटीन लीक करना शुरू कर देंगी, ठीक है। उसके अलावा
कि क्लॉटिंग जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, फाइब्रिनोजन जो रिलीज होगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी टिश्यू की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने की स्टेजेस पेपर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है कि अब सब्सटेंसेस रिलीज़ होती हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन वगैरह, ये सारी रिलीज़ होंगी और ये जो है वो उस जगह पे जाके जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगी। और वो कहते हैं कि कुछ मैक्रोफेज सिस्टम की सब्सटेंसेस जो रिलीज़ होती हैं ना, ये भी जो है वो और जो डेब्रिस वगैरह जो होता है ना जगह पे, उसको क्लियर करने में हेल्प करती हैं। अब आते हैं वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। अब एक होता है वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, क्या है कि आप जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको इंजर्ड टिश्यू से अलहदा कर लेते हैं। इस इफेक्ट को आप वॉलिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो स्प्रेड ना कर सकें। अब वॉलिंग ऑफ इफेक्ट जो है वो उनमें ज़्यादा होगा जिनका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब स्टेफाइलोकोकस जो है ना, उसका इफेक्ट जो है वो इतना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजरी कॉज करता है, इसलिए इसके अगेंस्ट वॉलिंग ऑफ बहुत जल्दी हो जाती है और स्प्रेड जो है वो रुक जाता है। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके अगेंस्ट जो है ना वो ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, इसलिए जो है हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट वॉलिंग ऑफ जो है वो बहुत देर से प्रोड्यूस करती है। देर से प्रोड्यूस होगी इसलिए जो है वो बैक्टीरिया जो स्प्रेड कर जाएगा और ये ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं अब मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स का रिस्पांस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले मैक्रोफेज जो होते हैं आपके टिश्यू मैक्रोफेज डिफेंस लाइन ऑफ सिस्टम पहले होते हैं। मैक्रोफेज जैसे टिश्यूज़ में आएंगे उन्होंने जो है वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट करवा देनी है। जो आपके मोबाइल हैं माइक्रोफेजेस और जो फिक्स्ड है, दोनों ने जो है वो रोल प्ले करना है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करना है और कोई भी चीज़ आएगी उसको डाइजेस्ट कर लेना है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है तो न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो इन्फ्लेम जगह पे चले जाते हैं। अब ये जो आपके साइटोकाइंस है ना, ये इनको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, और ये कुछ इन्वॉल्विंग जो है वो रिएक्शन कॉज करेंगे। अब आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है, इस डायग्राम में देखना। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये इनके साथ जाके बाइंड करेंगे आईकेम सब्सटेंसेस के साथ, आईकेम -1 जो है उसके साथ बाइंड करेंगे जाके, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स के साथ जो है वो जाके लग जाएंगे, सिलेक्टिन्स वगैरह होते हैं, इंटीग्रिन्स होते हैं, जिनके साथ जाके बाइंड करते हैं, इसको आप मार्जिनेशन का प्रोसेस कहेंगे। अब जैसे ही ये उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो वॉल्स कैपिलरीज की और जो वॉल्स होती हैं ना, जो दरमियान में वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स के दरमियान जो है ना वो लूज़ होती हैं ओपनिंग्स, तो ये इसमें से आराम से जो है ना वो स्क्वीज़ आउट कर जाता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, आसानी के साथ स्क्वीज़ आउट कर जाएगा, ठीक है। अब इसने जो है वो अंदर आ जाना है, ठीक है। अंदर आने के बाद उसने जो है वो कीमोटैक्सिस के ज़रिए जो है वो उस इन्फ्लेम जगह पे चले जाना है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, उस जगह पे चले जाना है और डिस्ट्रॉय कर देना फॉरेन पार्टिकल को। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रीट होते हैं, इस कंडीशन को आप न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब ये क्या है कि कोई अगर प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके बोन मैरो वगैरह में चली जाए, वहाँ जाके जो है वो आपके न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करती जाए, तो वो जो है न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। उसके बाद आते हैं आपके पास सेकंड मैक्रोफेज इन्वर्जन इनटू द इन्फ्लेम टिश्यू। इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर जो है वो आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब सेकंड मैक्रोफेज इन्वर्जन। अब जो आपके पास कुछ मोनोसाइट्स जो आपके ब्लड में एंटर, मतलब कि जो आपके उसमें पड़े हुए हैं बोन मैरो में, तो न्यूट्रोफेज जाके उनको एक्टिवेट करेंगे, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट करेंगे, तो मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेज बनाने में उनको ज़रा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मैक्रोफेज जैसे एक्टिवेट होंगे तो वो इतनी ज़्यादा आपकी जो है वो फैगोसाइटोसिस कॉज करेंगे कि बहुत से सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया वगैरह का नामो निशान मिट जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फैगोसाइटोसिस हो जाती है। उसके बाद आपके पास आते हैं कि ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की अमाउंट अगर इंक्रीज़ कर जाए डिफेंस लाइन और फोर्थ की लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, तो ये चारों लाइन ऑफ डिफेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी अमाउंट जो है वो आपकी ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करने से जो है ये जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है और ये भी जो है वो आपकी फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। ओके, अब आपके पास है फीडबैक कंट्रोल ऑफ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स। इसमें आपने ये डायग्राम याद रखनी कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स या तो आपके पास टिश्यू निक्रोटिक फैक्टर को प्रोड्यूस करेंगे या इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेंगे, एंडोथेलियल से फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करेंगे और वो इन तीनों को एक्टिवेट करेंगे, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मोनोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, या वो जो है वो आपके पास THF जो है वो डायरेक्टली एक्ट करके जो बोन मैरो पे एक्ट करें और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये तीनों फीडबैक
के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है पस। अगर कोई डिस्ट्रॉय करते करते न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो है ब्रेक हो जाए, उनके अंदर जो है वो पस वाइट लाइक अपीयरेंस आना शुरू होती है, तो ये डेब्रिस वगैरह क्रिएट हो जाता है, जो बाद में जब आपकी इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है तो ये जो है वो फाइगोसाइटोस हो जाता है और ये जो है वो स्प्रेड हो जाता है सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर, और ये जो है कोई इतना इफेक्ट कॉज नहीं करता। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद आते हैं ईओसिनोफिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2% जो है आपके पास ल्यूकोसाइट जो है वो आपके पास ईओसिनोफिल्स होते हैं। वीक फैगोसाइटोसिस है, कीमोटैक्सिस एग्जिबिट करते हैं और पैरासिटिक इन्फेक्शन में इनका रोल है। ये अपने जो है वो सरफेस जाके अटैच कर लेते हैं अपने सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ और उसके अंदर सब्सटेंसेस को रिलीज़ करवाते हैं। ये आपके पास सिस्टोमेसिस की एग्जांपल दी हुई है आपके पास, और ये उन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन से तरीक़ों से जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, या हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स रिलीज़ करवा दें, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह रिलीज़ करवा दें, या जो है वो कहते हैं कि बेसिक प्रोटीन्स जो है मेजर बेसिक प्रोटीन्स उनको रिलीज़ करवा दें। ये भी आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि इसमें भी जो है वो ईओसिनोफिल्स का रोल आता है कि जो आपके ट्रैकिनीला पैरासाइट है उसके अंदर। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन में इनका रोल है कि मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स के साथ इनका बड़ा रिलेशन है। बस मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स जो हैं ये आपके पास ईओसिनोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर रिलीज़ करवाएंगे, जो ईओसिनोफिल को एलर्जिक रिएक्शन वाली जगह पे लेके जाएंगे। अब इन्होंने उस जगह पे जाकर डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, और जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं इन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है, और इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर जो है वो उसको प्रिवेंट कर लेना, उसको एक्सेस स्प्रेडिंग हो। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का ये रोल है कि ये मास्ट सेल्स के साथ काम करते हैं। बस ये काम है कि बेसोफिल अंदर होते हैं और मास्ट सेल बाहर होते हैं, ठीक है। इन्होंने हेपरिन रिलीज़ करवानी जो ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेगी। हिस्टामीन बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स जो हिस्टामीन ब्रेडिकाइनिन सेरोटोनिन जैसी सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाते हैं एलर्जिक रिएक्शन वाली जगह पे। अब इनका आईजीई के लिए बहुत ज़्यादा रोल है। आईजीई का क्या रोल है कि इन्होंने जो है बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की जगह पे जाके अटैच होना है, इन्होंने जो वो ईओसिनोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर रिलीज़ करवाना है। ईओसिनोफिल ने जो है वो जाना है जगह पे और जाके जैसे ही जो है बेसोफिल और मास्ट सेल्स के साथ जो है एंटीजन टू एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है आके बेसोफिल और मास्ट सेल्स के साथ अटैच होगा, तो ये जो है वो उसको रप्चर कर देगा, ठीक है। अब ये आईजी आपके पास एंटीबॉडी है, इसके साथ जाके जब भी एंटीजन अटैच होगा तो ये बेसोफिल और मास्ट सेल को रप्चर कर देगा। ये सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाएंगे जो वेस्कुलर और टिश्यू रिएक्शंस करवाएंगे, जिसकी वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया आपको पता होना चाहिए कि फ्यू वाइट ब्लड सेल बहुत कम रह गए हैं। अब हमारी बॉडी में जो है ना बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ वाइट बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के साथ जो है ना सिम्बियोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो हार्म नहीं कर रहे होते, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसकी जगह पे बैक्टीरियाज होते हैं, माउथ वगैरह के अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आपके बैक्टीरिया जो है वो इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉइंग होना शुरू होती है, वाइट ब्लड सेल का नंबर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और आपकी जो सेल्स हैं जो हमने कहा कि सिम्बियोसिस में है, ये जो है वो दुश्मन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्सर वगैरह कॉज करती है, माउथ वगैरह में, क्लोन वगैरह में, रेस्पिरेटरी में, और इवन डेथ भी हो जाती है। उसके अलावा कोई भी आप इरेडिएशन देते हैं बॉडी की, एक्सरेज वगैरह की, या कोई भी ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो है ये आपके पास जो है ल्यूकोपीनिया हो सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट ये है कि आपके पास जो सेल्स होते हैं ना वो दोबारा रीजनरेट होते रहते हैं, WBCs ये रीजनरेट करते रहते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो है वो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है फिर दोबारा से, और ये कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, उसके बाद जो है दोबारा अपनी कंडीशन में आते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह देनी पड़ती हैं। उसके बाद है ल्यूकीमियाज है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ कर जाए माइलोजीनस या लिम्फोजीनस म्यूटेशन आने की वजह से। अब लिम्फोसिटिक एनीमिया होते हैं, माइलोजीनस एनीमिया होते हैं। लिम्फोसिटिक जो है वो लिम्फॉइड सेल्स में प्रोड्यूस होंगे, माइलोजीनस जो माइलॉइड सेल्स वगैरह में प्रोड्यूस होंगे। अब माइलोजीनस एनीमिया जो कैंसरस सेल्स हैं ना वो पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपके न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया हो जाएगा, यूसिनोफिल ल्यूकीमिया, बेसोफिलिक ल्यूकीमिया हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकीमिया जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड सेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशिएटेड। अगर डिफरेंशिएटेड ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से ल्यूकीमिया नहीं होगा, ठीक है। और क्रोनिक कंडीशन जो है वो 10 से 20 ईयर्स तक भी चल सकती है, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है वो अगेंस्ट इन्फेक्शन रेजिस्ट नहीं कर सकती। अब ये इफेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया ऑन दी बॉडी, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए। एक तो ये कि मेटास्टेटिक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है कि WBCs की मेटास्टेटिक ग्रोथ हो जाए तो पेन और बोन फ्रैक्चर कॉज करना शुरू कर देती है।
उसके अलावा जो है वो कहते हैं कि स्प्रेड ऑफ लिम्फ नोड स्प्लीन वगैरह में अगर आपकी ये स्प्रेड कर जाए इन्फेक्शियस आपके पास जो WBC है तो इससे अनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके अलावा इन्फेक्शन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट आपको याद रखने के नॉर्मल सेल्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो है मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट का जो यूज़ है मतलब कि वो आपकी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी और उसके अलावा आपकी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाएंगे जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।